प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंतर्गत हम महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर राजस्थान के बीए तृतीय सेमेस्टर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र यानी रीति काव्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सभी विद्यार्थी यदि सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे तो अच्छी सफलता हासिल करेंगे, अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। जैसा कि हमने प्रथम सेमेस्टर द्वितीय सेमेस्टर का सिलेबस देखा, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पैटर्न था प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर का, वही पैटर्न यह तृतीय सेमेस्टर का है। यह सिलेबस जो पैटर्न है वो इस प्रकार है। एक क्रेडिट 25 अंक का है, 6 क्रेडिट मतलब 150 अंक का। कहने का मतलब है जो प्रश्न पत्र है रीति काव्य वाला हिंदी साहित्य का, वो कुल मिलाकर के कुल उसके अंक होंगे 150। 150 में से 30 अंक का होगा आंतरिक मूल्यांकन और 120 अंक का होगा पेपर यानी प्रश्न पत्र होगा 120 अंक का। और आंतरिक मूल्यांकन यहाँ कॉलेज से जो नियमित विद्यार्थियों के होते हैं वो भेजे जाएंगे, वो तो होंगे 30 अंक। 30 अंक इसको बोलते हैं 17 अंक, 17 अंक भी बोलते हैं, 17 अंक के नंबर। तो जो 120 अंक का जो प्रश्न पत्र होगा जो नियमित विद्यार्थियों का, वो इस प्रकार होगा। प्रश्न पत्र का अंक विभाजन इस प्रकार होगा, जैसे यह प्रश्न पत्र 3 खंडों मतलब आ व सा में विभक्त है। जो 120 अंक हैं का जो प्रश्न पत्र है, पेपर है, वो 3 खंडों में विभक्त है। वो 3 खंड कौन से? खंड आ, खंड वा और खंड सा। खंड आ के अंतर्गत प्रश्न संख्या 1 होगी। वो कैसे प्रश्न होंगे? अति लघुत्तरी प्रश्न होंगे, जिसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम में से सभी पूरे पाठ्यक्रम में से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी खंड आ होगा वो प्रश्न संख्या 1 मानी जाएगी और इसमें अति लघुत्तरी प्रश्न होंगे, यानी छोटे छोटे एक एक शब्द के एक एक पंक्ति के प्रश्न होंगे। और ये प्रश्न आए होंगे, कुल 10 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। कुल मिलाकर खंड आ होगा वो 20 अंक का होगा। 10 प्रश्न प्रत्येक 2 अंक का मतलब 20 अंक का होगा। खंड आ छोटे छोटे प्रश्न होंगे वो 20 अंक का होगा और वो संपूर्ण पाठ्यक्रम में से पूछा जाएगा, यानी सभी इकाइयों से यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा है खंड बा। खंड बा के अंतर्गत प्रश्न संख्या 2, 3, 4 और 5 होगी। यह सप्रसंग व्याख्या का है। यह खंड सप्रसंग व्याख्या का है। इसमें 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें इकाई 2, 3 और 4 में निर्धारित पाठ से, यानी इकाई 2, 3 एवं 4 में निर्धारित पाठ से कुल 4 काव्यांश, यानी 4 काव्यांश पूछे जाएंगे व्याख्या के लिए। और वो 4 व्याख्यांश कहेंगे विकल्प सहित होंगे, यानी अथवा वाले होंगे। तो 4 काव्यांश होंगे, वो प्रत्येक एक कवि से एक पूछा जाएगा, एक कवि से एक पूछा जाएगा और प्रत्येक व्याख्या 10 अंक की होगी। कुल मिलाकर खंड बाह वो है, उसमें 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्न संख्या होगी वो 2, 3 और 4। ये 4 होंगे, 4 ये सप्रसंग व्याख्या के होंगे। 4 में आंतरिक विकल्प होगा मतलब अथवा में होगा। और इकाई 2, 3 और 4 में जो निर्धारित पाठ्यक्रम है, कवि हैं, उनमें से ये 4 व्याख्याएं पूछी जाएंगी और सभी विकल्प सहित होंगी। और प्रत्येक पाठ से या प्रत्येक एक कवि से एक ही व्याख्या पूछी जाएगी और प्रत्येक व्याख्या 10 अंक की होगी। कुल मिलाकर के 4 व्याख्या हैं, प्रत्येक व्याख्या 10 अंक की है, तो कुल 40 अंक की व्याख्याएं पूछी जाएंगी। अब आगे हम देखते हैं खंड सा। खंड सा के अंतर्गत प्रश्न संख्या 6, 7, 8 और 9 होगी। ये कैसे होंगे? निबंधात्मक प्रश्न होंगे, इनको बोलते हैं आलोचनात्मक प्रश्न या समीक्षात्मक प्रश्न। हिंदी साहित्य के अंतर्गत को आलोचनात्मक या समीक्षात्मक प्रश्न बोलते हैं। ये निबंधात्मक प्रकार के होंगे।
कहने का मतलब है ये भी 4 प्रश्न होंगे और प्रश्न संख्या होगी 6, 7, 8, 9, जिसमें प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न, यानी हमारे सिलेबस में पाठ्यक्रम में 4 इकाई हैं, आगे देखेंगे हम। 4 इकाई हैं, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4, यानी प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न पूछते हुए कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प सहित पूछे जाएंगे। कहने का मतलब अथवा हम पूछे जाएंगे। जैसे प्रश्न संख्या 6 होगी, वो प्रथम इकाई से पूछा जाएगा और उसका विकल्प होगा, यानी अथवा में होगा, वो प्रथम इकाई का ही होगा दूसरा। प्रश्न संख्या 7 होगी, वो इकाई दूसरे से पूछा जाएगा और उसका जो आंतरिक विकल्प होगा वो इकाई दूसरे से ही होगा। प्रश्न संख्या 8 इकाई 3 से पूछा जाएगा, यानी इकाई 3 के जो कवि हैं, निर्धारित कवि हैं पाठ्यक्रम, उन्हीं में से पूछा जाएगा और उसका जो आंतरिक विकल्प होगा, अथवा वाला जो प्रश्न होगा, वो भी 3 का ही होगा। प्रश्न संख्या 9 होगी, वो चौथी इकाई से पूछा जाएगा। चौथी इकाई का जो आंतरिक विकल्प होगा, अथवा वाला प्रश्न होगा, वो चौथी इकाई का ही होगा। इस प्रकार साखंड के अंतर्गत कुल 4 निबंधात्मक प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? 15 अंक का होगा और कुल ये मिलाकर ये जो निबंधात्मक प्रश्न है वो 60 अंक के होंगे। इस प्रकार खंड आ के अंतर्गत 20 अंक, खंड वा के अंतर्गत 40 अंक और खंड सा के अंतर्गत 60 अंक। इस प्रकार कुल मिलाकर के 120 अंक का यह पेपर होगा, यानी परीक्षा प्रश्न पत्र होगा। अब आगे हम सिलेबस को विस्तार से देखते हैं। जैसा कि हमने बताया अभी, इस सिलेबस में पाठ्यक्रम में कुल 4 इकाई हैं। इन 4 इकाइयों में कौन सी विषय वस्तु है, कौन से टॉपिक हैं, कौन से कवि हैं, अब हम देखते हैं। इकाई पहली, यानी इकाई फर्स्ट में है हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जो तीसरा काल है, यानी रीति काल है। पहला काल है आदिकाल, दूसरा काल है भक्ति काल, तीसरा काल है रीति काल और चौथा काल है आधुनिक काल। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जो कविता के जो काल विभाजन है, काल है, वो 3 है। तो तीसरा काल है वो रीति काल है। तो यहाँ रीति काल के बारे में ही प्रश्न पूछे जाएंगे प्रथम इकाई। तो रीति काल के जो टॉपिक है, सिलेबस है, वो इस प्रकार है। रीति काल का सीमांकन, सीमांकन मतलब रीति काल कब प्रारंभ हुआ और उसका समापन कब हुआ, यानी रीति काल की समय सीमा एवं नामकरण। रीति काल का समय सीमा और नामकरण पहला टॉपिक, यानी रीति काल का रीति नाम क्यों पड़ा, रीति काल के अन्य नाम और भी हैं तो वो कौन कौन से हैं, इनकी जानकारी यहां पूछी जाएगी। दूसरा टॉपिक रीति काल की परिस्थितियां, यानी रीति काल का वातावरण है, रीति काल के जो साहित्य को रचने में कौन सी परिस्थितियां सहायक रही, वो परिस्थितियां पूछी जाएंगी। उनमें से परिस्थितियां हैं राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों पर ही प्रश्न पूछा जाएगा। अगला टॉपिक है रीतिकालीन काव्य की सामान्य प्रवृत्तियां, यानी रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्तियां, विशेषताएं। रीतिकाल 2 धाराओं में मुख्यतः बटा हुआ है, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध। तो यहाँ रीतिबद्ध की भी प्रवृत्तियां पूछी जा सकती हैं, रीति मुक्त की भी पूछी जा सकती हैं। रीतिबद्ध और रीति मुक्त में रीतिबद्ध की भी पूछी जा सकती है, रीति मुक्त की भी पूछी जा सकती है। अगला टॉपिक है रीति काव्य की प्रमुख धाराएं। रीति काव्य की मुख्यतः 2 धाराएं, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध में से ही धारा निकली है रीति सिद्ध। इस प्रकार रीति काव्य की 3 प्रमुख धाराएं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। इन्हीं के बारे में, इन्हीं की विशेषताओं के बारे में, इन्हीं के कवियों के बारे में यहाँ जानकारी प्राप्त की जाएगी। तो रीतिकाल की प्रथम इकाई में से व्याख्यात्मक प्रश्न तो बनेगा ही नहीं। यहां पर जो निबंधात्मक प्रश्न है वो एक निबंधात्मक बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा और छोटे छोटे प्रश्न है 2-2 नंबर के, वो भी इसमें से पूछे जा सकते हैं। दूसरी इकाई है, दूसरी, तीसरी और चौथी इकाई है, ये कवि और उनके कविता यानी पाठ्यक्रम से है। तो पहले जो कवि है दूसरी इकाई के, वो है आचार्य केशवदास, यानी जो रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं आचार्य केशवदास, वो है।
दूसरी इकाई के पहले कवि। इन्होंने एक महाकाव्य की रचना की थी, उसका नाम है रामचंद्र का। रामचंद्र का संपादन अनेक विद्वानों ने किया है। उनमें से जो संक्षिप्त रामचंद्र का है उसका संपादन किया था लाला भगवान दीन ने। तो उसी रामचंद्र का के संपादक लाला भगवान दीन द्वारा संपादित पुस्तक का से केवल रावण अंगद संवाद हमारे यहाँ सिलेबस में है। कौन सा है? रामचंद्र का रावण अंगद संवाद यहाँ सिलेबस में है। यह संपूर्ण रावण अंगद संवाद हमें यहाँ पढ़ना है। संपूर्ण पाठ्यक्रम में यह रावण अंगद संवाद ही निर्धारित है। दूसरे कवि हैं दूसरी इकाई के बिहारी, महाकवि बिहारी यानी बिहारी लाल। तो बिहारी की एक प्रमुख रचना है बिहारी सतसई। इसमें लगभग 700 दोहे हैं। इन्हीं बिहारी सतसई के दोहों का संपादन किया है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, और वो किस नाम से किया है? बिहारी रत्नाकर नाम से। तो बिहारी रत्नाकर में कुल 713 दोहे हैं। उन 713 दोहों में से जो क्रम है, उन क्रम में से कुल 10 दोहे यहां हमारे सिलेबस में निर्धारित हैं। और वो दोहा संख्या कौन कौन सी है? दोहा संख्या 1, 32, 35, 38, 42, 52, 94, 171, 191 और 317। इस प्रकार इन क्रम से जो क्रम हमारे निर्धारित किए, इन्हीं क्रम के हमें दोहा यहाँ सिलेबस में पढ़ने हैं। इन्हीं में से यहाँ व्याख्या पूछी जाएगी। इस दूसरे इकाई में से जो दूसरा कवि है वो बिहारी है। तो कहने का मतलब है बिहारी रत्नाकर के कुल हमें 10 दोहे ही पढ़ने हैं। कुल 713 में से 10 दोहे ही जो हमारे सिलेबस में निर्धारित हैं, उसी क्रम के ये पढ़ने हैं, उसी संख्या के पढ़ने हैं। दूसरी इकाई के तीसरे कवि हैं देव। देव की जो कविताएं हैं, उन कविताओं में से ये 5 कविताएं या 5 पद हमारे या 5 छंद हमारे सिलेबस में हैं। उन छंद के जो शुरू की पंक्ति है, जो छंद का या पद का, वो हमारे सिलेबस में यहाँ नाम दिया गया है। पहला है जहर जहर झीनी बूंद है परत मानो। दूसरा है डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के। तीसरा कालिंदी कूल भया अनुकूल। चौथा है खेलत फाग खिलार खरे अनुराग बड़े बड़ भाग कन्हई। पांचवा है जब ते कुमर कान रावरी कला निधान। इस प्रकार दूसरी इकाई में ये 3 ही कवि निर्धारित हैं। तो इन तीनों कवियों में से कोई से 2 कवि की अगर यदि हम क्वेश्चन तैयार करते हैं, शायद हमें संभवतः मिल सकता है। तो इन कवियों में से व्याख्या भी पूछी जाएगी और प्रश्न भी पूछा जाएगा। और प्रश्न कैसा होगा? निबंधात्मक। छोटे छोटे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 2 से 2 अंक के। तीसरी इकाई में भी 3 कवि निर्धारित हैं। 3 कवि में से जो पहला कवि है हमारे सिलेबस का चौथा कवि और तीसरी इकाई का पहला कवि, वो है कवि भूषण। भूषण की भी 5 कविताएं यहां या छंद हमारे यहां सिलेबस में निर्धारित हैं। पहली है साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धार सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। ये कविता का, ये छंद का जो पहली पंक्ति है वो यहां संकेत के लिए सिलेबस में दी हुई है। दूसरी है कामनी कंत जो जामनी चंद सो दामनी पावस मेघ घटा सो। तीसरा है उतर पलंगते ना दियो है धरा पे पग तेऊ सगवग निस दिन चली जाती है। चौथी है सवन के ऊपर ही ठाड़ो रहिवे के जोग ताही खरो कियो छा हजारन के नियरे। पांचवी है ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। तो इसके जो भूषण की जो पहला जो छंद है वो बहुत ही प्रसिद्ध छंद है, और जो 5वां छंद है ये भी बहुत प्रसिद्ध छंद है। तो पहला और 5वां ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे सिलेबस में है, तो ये हमारे पेपर में भी आ सकते हैं। इस सिलेबस का 5वां कवि और तीसरी इकाई का
दूसरा कवि है घनानंद। घनानंद रीति मुक्त कवि हैं, प्रसिद्ध रीति मुक्त कवि हैं। इनकी जो छंद है, कविता है, उनकी जो शुरू की पंक्ति है, उस आधार पर हम यहाँ देखेंगे। घनानंद के भी 5 छंद हमारे सिलेबस में निर्धारित हैं। वो इस प्रकार है। पहला है, उर भौन में मौन को घूंघट के दुर बैठ विराजती बाज बानी। दूसरा, हीन बहे जल मीन अधीन कहा कछु मोह अकुलानी समान है। तीसरा है, पर काज ही देखो धार फिरो पर जन जथारथ वह दर्शो। तीसरा, अब चौथा है, अति सूदो सने को मार्ग है। 5वां है, अंतर उदेग दाह आंखिन प्रवाह आंसू। इस सिलेबस के छठे और तीसरी इकाई के तीसरे कवि हैं आलम। आलम भी रीति मुक्त कवि हैं। इनके द्वारा जो रचित कविता है उनमें से भी यहाँ 5 कविताएं ली गई हैं। पहली है, जाथल कीने बिहार अनेकन ताथल कांकरी बैठ चुन्यो करे चंद को चकोर देखे निस दिन को ना लेखे। अगला है, कंचन में आंच गई चूनो चिनगारी भई चार तमाल प्रसून लता किधो श्याम घटा संग बिजुल गोरी गुण रूप निधान विचित्र बधु हित प्यारी पिया मधु गंजन की। तो ये तीसरी इकाई के कवि थे। अब चौथी इकाई में केवल 2 कवि हैं और हमारे सिलेबस में पूरे 8 कवि हैं। तो 8 कवियों से 8 व्याख्या होंगी और करनी है वो 4 व्याख्या, विकल्प सहित 8 व्याख्या होंगी। तो 7वीं जो पाठ है वो पद्माकर का है और चौथी इकाई का पहला कवि है। तो इसके भी द्वारा रचित कविताएं में से केवल 5 कविताएं या छंद हमारे सिलेबस में निर्धारित हैं। पहली है, कूलन में केली में कछारन में कुंजन में। दूसरी है, फाग के भीर अभीरन ते गई गोविंद ले गई भीतर गोरी। तीसरा है, देख पद्माकर गोविंद की छवि की अमित छवि। चौथी है, चपला चला के चहू ओरंते चाह भरी। 5वां है, खेलिए फाग निसंग है आज मयंक मुखी कह भाग हमारा। तो सिलेबस का अंतिम 8वां कवि है सेनापति और चौथी इकाई का दूसरे कवि है। इनकी भी 5 कविताएं या छंद यहां हमारे सिलेबस में निर्धारित है। उनमें से पहली है, ब्रस को तरनी तेज सहसो किरण करी। दूसरी है, सारंग धुन सुनावे धन घन रस बरसावे। सारंग धुन सुनावे घन रस बरसावे। तीसरी है, शिशिर के बुखार से उखारत है। चौथी है, कालते कराल कालकूट कंठ मांझ लसे। 5वीं है, कोह को गठाए लोभ मोह न मिटाई काम। इस प्रकार हमारे जो रीति काव्य का तृतीय सेमेस्टर का सिलेबस है वो कुल 20 अंक का है। 20 अंक का जो है वो 4 इकाइयों में बटा हुआ है। 4 इकाइयों में से 10 प्रश्न छोटे छोटे पूछे जाएंगे 20 अंक के। 4 व्याख्याएं पूछी जाएंगी 10-10 नंबर की, 40 नंबर की, और 4 प्रश्न पूछे जाएंगे करने होंगे और वो कुल 60 अंक के होंगे। जो छोटे छोटे प्रश्न हैं वो केवल 10 ही पूछे जाएंगे, उनमें आंतरिक विकल्प नहीं होगा। केवल व्याख्या और निबंधात्मक प्रश्न है, उनमें आंतरिक विकल्प होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये सिलेबस आपकी समझ में आ गया होगा। इसी सिलेबस के अनुसार यदि आप अच्छी तैयारी करते हो तो निश्चित ही हिंदी साहित्य के पेपर में आपको अंक प्राप्त करते होंगे। शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।